हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि कैसे पावर शिफ्ट होता है फ्रॉम किंग लुइस 16 टू नेपोलियन बोनापार्टे। सबसे पहले हम एक दिन पे जाते हैं 14 जुलाई 1789 को, जब पेरिस में लोग अपना मिलिट्री फॉर्म करते हैं और बेस्टिल को तोड़ देते हैं। बेस्टिल एक फोर्ट्रेस प्रिजन है जिसको वो तोड़ देते हैं और उसके रिमेन्स को एज अ सुवेनियर बेच दिया जाता है। अब इस हद तक कैसे पहुंच गए रिवॉल्यूशन, हम वो समझते हैं। किंग लुइस 16 का कोरोनेशन 1774 में होता है और उसके बाद उनकी जो पॉलिसी थी अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराना ब्रिटेन के अंडर से, वो सक्सेसफुल हो जाती है। मगर उस वॉर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी ड्रेन होती है और ट्रेजरी ड्रेन होने के कारण लेंडर्स को वापस पैसा देना 10% इंटरेस्ट के साथ काफ़ी मुश्किल होता है। अब ये 10% इंटरेस्ट के साथ वापस जो पैसा देना है वो मेनली आता है थर्ड ई स्टेट से। फ्रांस में 3 ई स्टेट्स होती है। फर्स्ट ई स्टेट में 300 मेंबर्स, सेकेंड ई स्टेट में 300 मेंबर्स और थर्ड ई स्टेट में 600 मेंबर्स। थर्ड ई स्टेट लोअर क्लास ऑफ पीपल की ई स्टेट है जिससे ज़्यादातर पैसा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस। पीजेंट से तिथीस के रूप में चर्च भी पैसा एक्सट्रैक्ट करती है। फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही होती है। 1715 से 1789 के बीच में 23 मिलियन से 28 मिलियन, जिसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है और ग्रेन्स का काफ़ी डिमांड बढ़ने लगता है। मिडिल क्लास में रोसो की थ्योरीज काफ़ी पॉपुलराइज हो रही होती हैं, फिलॉसफीज। इस बीच की एक गवर्नमेंट को कैसे 3 डिविजन्स में बांटा हुआ होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो मॉडल यूएसए के 13 कॉलोनीज में भी अप्लाई किया गया था जो ब्रिटेन से फ्री हुई थी। अब लुइस 16 जो है वो टैक्सेस बढ़ाने का सोचते हैं। टैक्सेस बढ़ाने के लिए ई स्टेट्स की मीटिंग बुलाते हैं। ई स्टेट्स पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं। अब इसमें तीसरी स्टेट डिमांड करती है कि हर मेंबर का सिंगल वोट हो, लेकिन किंग इसके लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद तीसरी स्टेट जो है खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करके और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लगती है वर्सेल्स में। इसके बाद ये बेस्टिल वाली घटना घट जाती है जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ी और किंग को मानना पड़ता है नेशनल असेंबली का बातें, और फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है और मोनार्क भी होता है। इसके बाद हम आते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर हुई। तो डिक्लेयर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब इस्टेब्लिश होते हैं। लुइस 16 का दिमाग अभी भी चल रहा होता है कि कैसे वो पूरा पावर अपने हाथ में ले ले, तो वो इसके लिए किंग ऑफ प्रूशिया से बात करते हैं। नेशनल असेंबली को ये बात पता चलती है और वो एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अब इन रिवॉल्यूशनरी वॉर्स की वजह से काफ़ी लॉसेस आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, और इसी बीच में एक जैकोबियन क्लब नाम से पॉलिटिकल ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो रहा होता है, जो कि ग्रुप था सर्वेंट्स, वेज वर्कर्स, शू मेकर्स, कुक्स और वॉच मेकर्स का। इन छोटे ग्रुप्स के लोग एक साथ इकट्ठा होकर जैकोबियन क्लब बनाते हैं और इनका लीडर था
मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर के अंडर ही जैकोबियन क्लब किंग को बंदी बना लेते हैं और किंग को एग्जीक्यूट कर देते हैं। द रेन ऑफ टेरर, जो पीरियड था फिर 1793 से 1794 का, उसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं रॉबेस्पियर के अंडर, क्योंकि रॉबेस्पियर की पॉलिसीज़ काफ़ी रिगरस थी और उनकी रिगरस पॉलिसीज़ की वजह से लोग मॉडरेशन का डिमांड कर रहे थे। एक टाइम के बाद कोर्ट ने रॉबेस्पियर को भी गिल्टी फाउंड किया किसी क्राइम में और उनका भी एग्जीक्यूशन हो जाता है। तब जाके डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस आती है, जो कि वेल्दियर मिडिल क्लासेस ऑफ द पीपल की होती है। लेकिन वो भी काफ़ी इनस्टेबल होती है और नेपोलियन को मौका मिलता है अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस क्राउन करने का। नेपोलियन की हार होती है वाटरलू के वॉर में 1815 में और उनका भी पीरियड का एंड हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे पावर शिफ्ट होते गई। लेकिन हम देखते हैं कि जैकोबियन टाइम में अबोलिशन ऑफ स्लेवरी होती है फ्रांस के कॉलोनीज़ में। ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है वो होती है और साथ ही वुमेन का भी काफ़ी रेवोल्यूशन होता है पूरे टाइम में, क्योंकि वो खुद से काम करने के लिए देखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होती हैं वुमेन मेन के फील्ड्स में भी। इन सब के अलावा एवरीडे लाइफ भी चेंज होती है रेवोल्यूशन के थ्रू। तो हमने पढ़ा कि कैसे किंग लुइस 16 से लेकर के नेपोलियन बोनेपार्टे तक पावर शिफ्ट होती रहती है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इसमें बेस्टील वाली घटना सबसे प्रमुख रहती है और जो असेंबली फॉर्म हुई थी उसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जो मोनार्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन चलाने का होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा डिस्क्रिप्शन फ्रेंच रेवोल्यूशन का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि फ्यूचर में मैं और ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।